नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल राजनीति विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले प्रथम पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में। और आज हम जिस विचारक को लेकर चर्चा करेंगे उनका नाम है थॉमस हिल ग्रीन। इसके पूर्व के व्याख्यान में हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर चुके हैं वह भी ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर आज हम पुनः चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा के स्वरूप, उससे तात्पर्य और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा के लक्षणों के संदर्भ में। तो अगर हम ग्रीन की स्वतंत्रता की बात करें तो हमने पूर्व में भी ये बात की थी कि ग्रीन ने स्वतंत्रता के जिस रूप का प्रतिपादन किया है वह अपने पूर्ववर्ती विचारकों से बिल्कुल अलग है। तो पहली चीज़ जो ग्रीन के विचारों से जो लक्षण के रूप में हमारे सामने आती है उसमें हम कह सकते हैं कि ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की ही होती है। यानी ग्रीन का मानना था कि स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छानुसार मनमाना कार्य करने से नहीं है और न ही वह नकारात्मक स्वरूप वाली है, बल्कि इसके विपरीत वह कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो एक सकारात्मक वस्तु है, जिसका अर्थ ऐसे कार्य करने की या ऐसी सुविधाओं के उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने योग्य होते हैं। तो इस दृष्टि से जो ग्रीन हैं वो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं है, बल्कि उसके एक सकारात्मक स्वरूप की चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि स्वतंत्रता मनमानी करने की छूट नहीं है और न ही किसी तरह के प्रतिरोध या अनिवार्यता से वो छुटकारा है, बल्कि वो उसके एक सकारात्मक स्वरूप की बात करते हैं और उसमें वो उस बात को शामिल करते हैं जो कि किसी व्यक्ति के लिए उपभोग करने योग्य हो, ऐसा कार्य या ऐसी सुविधा जिसको भी करने के लिए वो योग्य भी हो, और साथ ही साथ उसको उस कार्य करने के लिए जो है राज्य द्वारा भी किसी तरह का नियंत्रण नहीं लगाया गया हो, बल्कि वह करने और उपभोग करने वाली जो सुविधा है उसका ही प्रयोग करता हो। अब हम बात करेंगे दूसरे लक्षण की, जो कि ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा से हमें सामने दिखाई देता है। दूसरी बात जो कि ग्रीन अपनी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में कहता है कि उनके अनुसार स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो आत्मसंतुष्टि अथवा स्वच्छंदता नहीं है। यानी ग्रीन क्या मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, बल्कि और या फिर यो भी कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता आत्मसंतुष्टि में नहीं है। यहाँ ग्रीन कहते हैं कि व्यक्ति केवल और केवल अपनी स्वतंत्रता की बात करे वह सही नहीं है, जिसमें केवल उसको संतोष मिले वो उचित नहीं है, बल्कि व्यक्तिक स्वतंत्रता का पक्षपाती होते हुए भी ग्रीन केवल बंधन के अभाव को ही स्वतंत्रता नहीं मानते, बल्कि उनके अभिमत में स्वतंत्रता के बारे में कहना है कि जो स्वतंत्रता है वो राज्य के समुचित हस्तक्षेप में ही बनी रह सकती है। यानी स्वतंत्रता केवल व्यक्ति के व्यक्तिक स्तर तक सीमित नहीं है, या स्वच्छंद रूप में कार्य करने का की जो छूट है वह स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का उपभोग जो किया जाए उसमें राज्य का भी समुचित हस्तक्षेप होना चाहिए। तीसरी बात जो स्वतंत्रता के संदर्भ में ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता मानव चेतना की एक विशेषता है। किस रूप में? ग्रीन का विश्वास था कि मानव चेतना अपना जो विकास है वो केवल स्वतंत्र रह करके ही कर सकती है। स्वतंत्रता के अभाव में मानव चेतना कुंठित हो जाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने की छूट ना मिले, उसको स्वतंत्रता ना मिले, तो व्यक्ति जो है वो सही ढंग से या उचित आचरण नहीं कर पाता, और वो जो व्यवहार करता है, जो कार्य करता है, वो किस रूप में आता है? एक यंत्र के अनुरूप। यानी एक यंत्र जिस तरह से संचालित होता है उसी तरह से जो मनुष्य है वह भी उसी के तुल्य संचालित होता है। तो इस तरह से अगर मानव चेतना का सदुपयोग करना है या मानव चेतना को सही ढंग से व्यक्ति उसको उपयोग में ले, उसके अनुसार कार्य करे, तो उसका विकास केवल स्वतंत्र रह करके ही हो सकता है। अगली बात जो कि ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं। ग्रीन यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता में ही अधिकार अंतर्निहित होते हैं।
क्योंकि स्वतंत्रता का जो वास्तविक उपभोग है वो तभी किया जा सकता है जबकि वह अधिकार युक्त हो, और अधिकार विहीन जो स्वतंत्रता होती है वो उच्छृंखलता में परिणत हो जाती है। यहाँ ग्रीन कहते हैं कि अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक तरफ हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलें, जैसे कि स्वाभाविक रूप में हम ये मानकर चलते हैं कि हमें जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, व्यवसाय, शिक्षा और कार्य का अधिकार आदि भी प्राप्त हो। तो इस तरह से अगर हम स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं तो हम अधिकारों को विस्मृत नहीं कर सकते या नहीं भूल सकते, या दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता के साथ अधिकार भी संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता शब्द के भीतर ही अधिकार समाविष्ट हो जाते हैं और बिना अधिकारों के स्वतंत्रता पंगु होती है, ऐसा ग्रीन का तर्क है। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है जिसको लेकर के ग्रीन ने चर्चा की है, उसमें उनका मानना है कि अधिकारों के बिना जो हम स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकते, या दूसरे शब्दों में ग्रीन की जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा है वो स्वयं अधिकार युक्त है, और स्वतंत्रता संबंधी अपनी जो मान्यताओं का प्रतिपादन करने के साथ ही ग्रीन उनके साथ अधिकारों की अवधारणा का भी उल्लेख करते हैं, उन्हीं के साथ उनको जोड़ करके और उसकी बात स्वीकार करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ग्रीन की जो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसको लेकर के बारकर ने दो तरह की स्वतंत्रताओं की चर्चा हमारे सामने की है। बारकर दो तरह की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं कि ग्रीन ने जितना भी स्वतंत्रता का अपना उल्लेख हमारे सामने किया है उसके अनुसार बारकर दो तरह की स्वतंत्रताओं की चर्चा करते हैं। पहली है निश्चयात्मक स्वतंत्रता, जिसको हम अंग्रेजी में डिटर्मिनेट लिबर्टी कहते हैं। दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसको हम अंग्रेजी में पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। बारकर के अनुसार निश्चयात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? बारकर कहते हैं कि अगर हम ग्रीन द्वारा दी गई जो अवधारणा है स्वतंत्रता की उसकी बात करें तो ग्रीन इस बात में विश्वास नहीं करता कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की सुविधा देना है, बल्कि ऐसे कार्य करने की सुविधा देना ही निश्चयात्मक स्वतंत्रता होता है, जिसके अनुसार मनुष्य जो विभिन्न उसकी जो विषय वासनाएं हैं उनसे मुक्त होकर अपनी और समाज को कार्य करने की जो सुविधा है उसको वह स्वतंत्रता मानता है। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी और समाज की उन्नति के लक्ष्य को ध्यान में रख कर के ही कार्य करे। तो इसलिए ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन सभी तरह के कार्यों को करने की स्वतंत्रता है जिसके द्वारा उस व्यक्ति का स्वयं का और समाज का नैतिक कल्याण साबित होता हो या सिद्ध होता हो। तो बारकर ने जो ग्रीन की इन सभी बातों को उसके मंतव्य को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है कि अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा देने वाली सद इच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता हो सकती है। तो इस तरह से बारकर ने ग्रीन की स्वतंत्रता को लेकर जो पहली बात कही है वो उसका एक रूप मानते हैं, वो है निश्चयात्मक स्वतंत्रता। अब हम बात करेंगे दूसरी स्वतंत्रता की, जो है सकारात्मक स्वतंत्रता। ग्रीन से पहले जो व्यक्तिवादी विचारक हैं उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया था कि व्यक्ति पर राज्य का कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य के प्रतिबंधों या हस्तक्षेप का अभाव ही स्वतंत्रता है। लेकिन ग्रीन ने स्वतंत्रता की जो सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया और स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप की व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है, और उसके अनुसार वो कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो केवल हस्तक्षेप का अभाव नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक अर्थ है करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता, जिससे कि व्यक्ति अपना नैतिक उत्थान कर सके। इसका यह तात्पर्य था कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं और गुणों के विकास के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग कर सकता है या उसका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर राज्य द्वारा जैसे शिक्षा का प्रबंध करना, श्रमिकों की भलाई के लिए विधियों का निर्माण करना या स्वास्थ्य परिस्थितियों के निर्माण से व्यक्ति की आत्मोन्नति के अवसर बढ़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य द्वारा इस तरह के कार्य करने से व्यक्ति और समाज के कल्याण में वृद्धि होती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य के कार्यों में कोई विरोध नहीं रहता है। तो इस ढंग से बारकर ने
ये माना है कि राज्य के सकारात्मक कार्य से ही स्वतंत्रता का संरक्षण हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रीन की स्वतंत्रता के लक्षणों के बारे में चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम नए विचार के साथ, एक नए विषय के साथ आपसे पुनः बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।